तो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और नए टॉपिक के साथ। मतलब टॉपिक नहीं कह सकता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप लोग के 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम में आप लोग को इनके जैसे क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, और ये हो सकता है कि ये भी देखने मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट कर निकाले हुए फॉर 4 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए भी निकाले हुए, 2 मार्क्स के लिए भी। तो सबसे पहले आप लोग को ये 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, और इन 4 मार्क्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। हो सकता है कि सेम ही क्वेश्चन आ जाए, और ये भी हो सकता है कि इससे मिलते जुलता क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोगों ने अगर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। और इस तरीके से आप लोग यहां पर हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे। पूरे चैप्टर, पूरे बुक्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे छाट छाट के निकाले हुए हैं। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, और अपने मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो, तो हमारे साथ जरूर शेयर करना। हमारी इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई 97_Spansuryan JR ट्यूटोरियल्स। JR कॉलेज भी हमारा एक चैनल है, उस यूट्यूब इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे भी आप लोग हमें शेयर कर सकते हैं आपके डाउट्स वगैरह। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी। इसके बाद आप लोग को क्यू में बहुत सारे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। अब एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बता दो, तो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हुआ, तो वीडियो सेक्शन में जाओ, आप लोग को ना सीक्वेंस में ही दिख जाएगा 4 मार्क्स के सॉरी जितने भी थ्योरम्स है, चैप्टर मैथ्स 1 की बात करो या मैथ्स 2 की बात करो, सारे ही चैप्टर में से जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल कर आते हैं, सारे थ्योरम्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। ठीक है, उन्हें जरूर देखना। हार्डली आप लोग को 30-30 मिनट लगेगा। अगर आप लोग 1.5x मोड पर देखते हो तो 1 घंटे के अंदर वो वीडियो भी दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस करके जाना भाई। मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसे अपन देख कर नहीं जा सकते, जिसे जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक होगा नहीं। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखना, सॉल्व जरूर करना, बिना सॉल्व किए मत जाना। अपन सिर्फ देख के चले जाते हैं, तो दोस्तों यही पर गड़बड़ हो जाता है। सॉल्व करके जाना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं किस तरीके से हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये आप लोग का डिफरेंशिएशन थ्योरम से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम निकल कर आता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और थ्योरम के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दी गई है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग को ये थ्योरम एक्सप्लेन कर दूं, इसके अलावा आप लोग चाहे तो बाकी के थ्योरम्स वहां से कंप्लीट करना। ठीक है, स्टार्ट करते थे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को समझना है पहले। क्वेश्चन में बोला गया इफ एफ ऑफ टी एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी आर द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी। मतलब एक्स भी मेरा फंक्शन ऑफ टी है और वाई भी मेरा फंक्शन ऑफ टी है, और दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ टी है। तो दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हमें क्या बोला, वाई जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, और हमें क्या प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो डी वाई बाई डी टी अपन में डी एक्स अपन डी टी होगा। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट कैसे करना है? देखो, जो वेरिएबल्स है ना, उन सब वेरिएबल को अपने को कुछ ना कुछ उसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो, कॉमन सेंस ये है कि y भी मेरा फंक्शन ऑफ t है और x भी मेरा फंक्शन ऑफ t है। तो अगर मैं t को चेंज करता हूं ना, t को बदलता हूं, तो x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को लिखना है लेट क्या लिखेंगे, डेल्टा t बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट। किसमें होगा इंक्रीमेंट भाई? डेल्टा t, ऑब्वियसली t के अंदर होगा। ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन t करके लिखो, इन t। ठीक है, उसके बाद लिखना है देयरफॉर करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट किसमें अभी इंक्रीमेंट होगा? अगर टी को चेंज करता हो तो एक्स और वाई दोनों में चेंज होगा। तो करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई बी क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। सिंपल, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे लिख लेनी है। अब इसके बाद क्या करना है? इतना होने के बाद है ना, तो यहाँ पे लिखने का है आप लोग को एज एक और चीज, एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो भी होगा, और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो भी हो सकता है। तो इसे भी लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट कैसे करना है? तो क्वेश्चन में जो आप लोग को डिफरेंशिएशन वाला पार्ट दिया, उसी से स्टार्ट करना है। बस उसे डी के टर्म में नहीं, डेल्टा के टर्म में रखना है। सो नाउ स्टार्ट करेंगे। जहां पर भी डी है वहां पर डेल्टा बना दो। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहां पर क्या है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, यहां पर क्या है? डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। इसके बाद क्या करना है? अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड। लिखो यहां पर अप्लाइंग। अब लिमिट कौन सा अप्लाई करना है? सो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो बोथ साइड। ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो बोथ साइड। क्यों बच्चों पता है आप लोग को? क्योंकि टी ही सबको बदल रहा है, तो टी अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। और जैसे अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ऊपर मिलेगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहाँ पर भी सेम टू सेम डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लिमिट लिखना भूल गया मैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर क्या मिलेगा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी न्यूमरेटर में, और यहाँ पर डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी।
अब कॉमन सेंस ये बोलते हैं लिमिट ऐसी चीजें सबके साथ बढ़ती है, वो कहीं भेदभाव नहीं करती है। सो लिमिट न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जाएगा। सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी, और सेम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। हो गया। यहां पर आप लोग अगर नोटिस कर पाएंगे एलएचएस में डेल्टा टी दिया गया, देख रहे हो। अब देखो मैं आप लोग को चीजें समझा देता हूँ। इसमें डेल्टा टी अगर मैं पुट करना चाहूंगा तो भी नहीं पुट कर सकता हूँ। देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट का मतलब जो वैल्यू है ना डेल्टा टी की, वो जीरो के काफी नजदीक है, वो जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है। सो यहाँ पर अगर जीरो पुट करता तो दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते पता है, ऐसे केस में अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा टी, यहाँ पर डेल्टा टी परफेक्टली लिमिट फिट हो रहा है, यहाँ पर भी डेल्टा टी फिट हो रहा है, बट यहाँ पर डेल्टा टी का काम ही नहीं है। सो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखता हूं, एज डेल्टा टी टेंस टू 0 होता है, जैसे डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो यहाँ पर नीचे x है तो डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे डेल्टा x टेंस टू 0 हो जाएगा। बस यही सेम स्टेटमेंट वापस से लिखना है, बट वहां पर डेल्टा टी नहीं लिखना है, वहां पर लिख देना आप लोग को डेल्टा x। तो यहाँ पर लिखता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, और यहाँ पे सेम, इधर कोई चेंज नहीं करेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। डेल्टा y बाय डेल्टा t, और नीचे मिलेगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t। ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोग को अब पहले आरएचएस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर देना। अब यहां पर इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं फाइनल अगले स्टेप पर। सो अब आप लोग को यहां पर लिखना है व्हेन लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। नाउ ये जो वैल्यू ना ऊपर वाली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जो होता है वो डी वाई बाय डी टी के बराबर होता है। ऑल्सो उसी के बगल में नीचे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, ये भी डी वाई बाय डी टी के बराबर होता है, सॉरी डी एक्स बाय डी टी के बराबर होता है। वेरिएबल क्या एक्स है ना, तो डी एक्स बाय डी टी के बराबर होता है। तो क्या इन दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली पुट कर सकता हूँ। देयरफॉर एलएचएस में कुछ भी नहीं किया, एलएचएस को वैसे ही रखो। तो ये हो जाएगा अपने पास डी वाई बाई डी टी और डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी बन गए। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। अब आगे तुम लोग इसको देख सकते हैं, आप सभी के सारे इसके कुछ देख सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का अगर आरएचएस एग्जिस्ट करता है और इसे एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है तो ऑब्वियसली एलएचएस भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना। सो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखना है, इफ नाउ, ऐसे लिखो, नाउ RHS of equation to exist and have finite value, ऐसे लिखा है, and have finite value, therefore LHS also exist। समझ में आ रहा है? LHS भी एग्जिस्ट करेगा और उसकी फाइनाइट वैल्यू होगी, सिंपल सी बात है। तो LHS में क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, और यहाँ पे लिखा गया डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिखा गया, तो उसको रिप्लेस कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स के साथ। तो बस ना बन गया ना हमारा इक्वेशन जो हमें प्रूफ करना था। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन में डी टी, इस तरीके से। तो हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। और यहाँ पे लिख देना वेयर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा डी एक्स बाई डी टी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। बस ये इतना पार्ट करोगे तो आप लोग को ना 4 में से 2.5 या फिर 3 मिल सकता है। बट इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना, x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 दिया गया है, इसको दिया गया और इसके हिसाब से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकलना है। 4 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थ्योरम प्लस एक सब क्वेश्चन। तो थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बस सॉल्व कर देते, देखो कैसे किया जाएगा। तो नाउ हमें y और x की वैल्यू दी गई है, तो y और x यहाँ पर लिख देता हूँ। y जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 280 स्क्वायर दिया गया, क्या दिया हुआ है, सॉरी x दिया हुआ है 80 स्क्वायर, y दिया 280, तो 280 और यहाँ पर दिया हुआ है x दिया हुआ है 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करना सेम। सो दिस विल बिकम dy बाई डी टी, और इसका डिफरेंस 2a कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा। सेम यहाँ पे आ जाओ, x को लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx बाई डी टी को डिफरेंशिएट करोगे तो a कांस्टेंट 2t हो जाएगा, दैट इक्वल टू 280, सिंपल। अब आगे बढ़ते हमें निकालना है क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में निकालने बोला, तो उसका फॉर्मूला आपने जस्ट देखा, वो क्या होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी। तो फटाफट से लिख दो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब वैल्यू तो पुट करना है, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 2a है और इसकी वैल्यू 280 है, सो 280 पुट कर देता हूँ। तो 2a कैंसिल, 1 अपॉन टी इज योर आंसर।
बस इसी तरीके से आप लोग को इसे सॉल्व करना होता है। ये था सिंपल सा प्यारा सा आसान सा थ्योरम क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और मैं जानता हूं कि आप लोग इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो दोस्तों इसे सॉल्व जरूर करना, आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। अब इसी के साथ और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, ठीक है, ले लिया, इसका भी ले लो फटाफट से। अब आगे आ जाओ। तो ये 2 क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों, ये देखो ना पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम से पिछले साल के पेपर उठाओगे तो पूछे गए, ठीक है। तो हो सकता है कि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में दोनों में से कोई एक, या पहला वाला थ्योरम, तीनों में से कोई एक थ्योरम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था एक थोड़ा सा मेरा सजेशन, या फिर बोल सकते हैं गैस के एग्जाम में आ सकता है। बट अगर ये नहीं आया तो इसके जैसा क्वेश्चन आएगा जिसको अपन डबल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये भी देखने मिल सकता है एग्जाम में, तो इन्हें कैसे सॉल्व करना वही बता देता हूँ। अच्छा, ये थ्योरम्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो ये थ्योरम्स भी मैंने पढ़ाए हुए, आप लोग चाहे तो वीडियो सेक्शन में जाना और वहां पर ना आपको सारे थ्योरम्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वहां से आप लोग इन थ्योरम्स को एक्सेस कर सकते हो। मैथ 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनी हुई है, तो उसे आप लोग 1.5x मोड पे डाल के देख लेना, ठीक है, चलेगा। तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान देना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x और शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 होता है। अब इसे करना कैसे वो एक्सप्लेन करता है बच्चों। डबल डिफरेंशिएशन का एग्जांपल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इजी क्वेश्चन होता है। स्टार्ट कैसे करना, देखो यहाँ पर जो गिवन लिखा है उसको सबसे पहले लिख दो। तो y इक्वल टू कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x लिख देना, ठीक है। यहाँ तक इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ। इसे डाल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए क्या, वो देखना, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपन में dx स्क्वायर, मतलब डबल डिफरेंशिएशन चाहिए होगा। तो इसे डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से। यहाँ पर क्या मिलेगा, dy बाई dx मिल जाएगा। अब देखो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ये आप लोग को पता है। तो यहाँ पर अंदर में जो भी उसको वैसे के वैसे ही रख देना। बच्चों यहाँ तक ही नहीं रुकेंगे क्योंकि अंदर x नहीं, x से कुछ और है, तो उसको अपन चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, देखो क्या मिलेगा अपने को देखने। यहाँ पर dy बाई डी एक्स मेरा वैसे ही, माइनस साइन वैसे के वैसे ही, m cos इनवर्स ऑफ x को फिलहाल वैसे के वैसे ही रख देता हूँ। अब यहाँ का m जो कि कांस्टेंट, उसको साइड में किया और यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन लगा दिया। दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं इसे। देखो ये माइनस माइनस कर दूंगा मैं, प्लस करना चाहो तो कर सकता हूँ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x जो था, इस माइनस के साथ कंबाइन होके बच्चों क्या बना देगा, प्लस बना देगा। सो मैं इसे प्लस ही लिख देता हूँ, जो ये माइनस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसे प्लस बना देता हूँ। समझा इतना। सो अब क्या करता हूँ, मैंने जो डिफरेंशिएट करके शॉर्टेड फॉर्मूला इसको कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूँ। चलेगा यहाँ तक, इक्वेशन 1 और 2 समझ में आ गया। अब देखना हमें चाहिए क्या। सो हमें ना ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो नीचे है ये चाहिए d2y अपन में dx स्क्वायर के साथ, लेकिन है ही नहीं। तो पहले मैं इसको भेज देता, बाद में इंट्रोड्यूस कर दूंगा d2y अपन में dx स्क्वायर। तो पहला स्टेप आप लोग ये करोगे, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, dy बाई डी एक्स उसके बगल में, इक्वल टू साइन वैसे के वैसे ही m cos इनवर्स ऑफ x वैसे के वैसे, मल्टीप्लाई में m मेरा वैसे के वैसे। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें रूट है ही नहीं, रूट दिख ही नहीं रहा है। सो रूट को गायब करने का सिंपल स्टेप क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे देखो हमें क्या देखने मिलता है, वो अगले स्लाइड पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ। स्क्वायरिंग करूंगा तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर रूट गायब हो जाएगा। सो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर विदाउट रूट। बगल में dy बाई डी एक्स है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसी के बगल में कौन है बच्चों, यहाँ पर m, देखो यहाँ पे टर्म्स भूलने का नहीं। तो यहाँ पर साइन m cos इनवर्स ऑफ x है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर m cos इनवर्स ऑफ x होगा। क्योंकि बच्चों ये एंगल है तो एंगल में कुछ भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई में बगल में कौन है m स्क्वायर, उसको मैं आगे लिख देता हूँ। सो वो भी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। सो यहाँ तक की चीजें अगर आप लोग को समझी होंगी तो अपन आगे बढ़ सकते हैं बड़े आराम से। अब देखो हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए। सो एक दफा और डिफरेंशिएट करना होगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो होता क्या, सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही रखता हूं और डिफरेंशिएशन कर दूंगा डबल y, मतलब इसका होल स्क्वायर को, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दूंगा। ये क्या किया मैंने, u इंटू वी का फंडा लगाया। अब अगले ही पल dy बाई डी एक्स का जो होल स्क्वायर है ना उसको वैसे ही रखना है और डिफरेंशिएट कर देना है। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये बेसिक चीज आप लोग को पता होनी चाहिए। तो अब यही चीज अपन यहाँ पर करेंगे। m स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइड में हो जाएगा और डिफरेंशिएशन जो होगा वो साइन स्क्वायर m cos इनवर्स ऑफ x का होगा। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो होगा क्या, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे के वैसे ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx का स्क्वायर है
तो दैट विल बिकम 2 dy/dx बच्चों। और इसे x से डिफरेंशिएट करा तो अगेन यहाँ पर मिलेगा चेन रूल के हिसाब से dy/dx का होल मतलब d2y/dx² मिलता है। इसे कुछ भी नहीं किया, इसे वैसे ही रखो और यहाँ पर मुझे क्या देखने मिलेगा, देखो ये बहुत इजी चीज है। तो जैसे मैं 1 को डिफरेंशिएट करूंगा 0 और x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर m² मेरा वैसे यहाँ के टर्म्स देखने लायक है, यहाँ पे आप लोग के साथ एरर हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एरर क्या करना, अवॉइड करना। जैसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ साइन स्क्वायर को, तो सबसे पहले x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करता तो 2 sin ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। लेकिन अब क्या करना, अब चेन रूल के हिसाब से साइन ऑफ cos m cos इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट करना। इसका मतलब क्या होगा, d/dx ऑफ साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x होगा। इस एरर पे ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं मालूम है, डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन 2 लगाया और उसके बाद m cos इनवर्स ऑफ x पे घुस जाते हैं। तो वो एरर पे ध्यान देना, वो एरर नहीं होना चाहिए। सो अब 1 - x² वैसे के वैसे 2 dy/dx को उधर ही पे रखता हूं, कोई चेंजेस नहीं करूंगा। d2y/dx² को भी वहीं पे रखता, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर ये -2x है, आगे चला जाएगा तो प्लस माइनस -2x dy/dx का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ और आगे चलता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, अब यहाँ पे m² मेरा वैसे ही, अब ये आपने कहीं तो भी देखा हुआ है, ये आपने कहीं तो भी देखा हुआ। चलो इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करते वो मैं आप लोग को दिखा दूं। जैसे अपन ने यहाँ पर साइन कॉस को डिफरेंशिएट किया हुआ है, दिस इज सिमिलर एज साइन का डिफरेंशिएशन, बस थोड़ा उतना ही फर्क है, बाकी तो आप लोग को समझ ही जाएगा। सो 2 को मैं वैसे ही रखता हूं, साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x को वैसे ही रखता हूं। अब देखो और क्या करता हूं, सो मल्टीप्लाई में नीचे करता हूं। तो ये dy/dx ऑफ साइन क्या होता है, वो होता है cos, तो लिखूं cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x लिख दूंगा और अगले ही पल क्या कर दूंगा, देखो ध्यान देना, आप लोग को पता है यहाँ पर लगेगा चेन रूल। अब चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, देखो जैसे इसको डिफरेंशिएट करूं cos हो गया और अंदर चलेगा, अंदर में क्या है m है, तो m को वैसे ही रखो और cos इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है। तो cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है -1/√1 - x² होता है। इतना चीजें, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई क्या? अगर ये बातें क्लियर हैं तो इसके बाद का स्टेप आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि आप लोग को सॉल्यूशन देगा। नहीं समझ में आया, देखो फिर से बता रहा हूं, चेन रूल के हिसाब से चलेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का कॉस हो जाता है, अंदर में क्या है m cos इनवर्स ऑफ x। थोड़ी देर पहले देखा था आप लोगों ने, जब कॉस था तो कैसे किया था, वैसे इसको भी करना है। सो इसको डिफरेंशिएट करें, m कांस्टेंट साइड में, इसका डिफरेंशिएशन -1/√1 - x² हो जाएगा। अब चीजों को एडजस्ट करते हैं, देखो यहां पर मैं समझाता हूं कैसे करना है, ध्यान से देखना क्योंकि समझ में नहीं आता है बच्चों को। सो 1 - x², 2 dy/dx वैसे ही रखता हूं और इसी के साथ साथ यहाँ पे d2y/dx² को वैसे रखता हूं। इक्वल टू किस, इधर पे क्या -2x है। देखो मुझे बताओ dy/dx का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy/dx मल्टीप्लाई बाय dy/dx, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। तो dy/dx इंटू dy/dx लिख देता हूं। अब इक्वल टू की वो साइड के टर्म्स में यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा क्या क्या टर्म से, बड़े प्यार से आराम से लिखेंगे। सबसे पहले है m², तो m², 2 को मैं साइड में कर देता हूं, m² को वैसे ही रखता हूं। ध्यान देना अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x, इसको वैसे ही रखता हूं, साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। और उसके बगल में देखो मैं क्या लिखने वाला है, देखो सब मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको आगे भी तो रख सकता हूं। सो इस m को मैं आगे कर देता हूं, m इनटू माइनस को मैं आगे लगा देता हूं, ये माइनस यहां से मैं आगे रख देता हूं, 1/√1 - x² लिख दिया, समझ में आया। और बच गया ये टर्म, तो इसको मल्टीप्लाई में यहां पे लिख देता हूं, क्या है वो, cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x। चलो इतनी चीजें, अगर आपको एडजस्टमेंट क्लियर है, बस आपको सॉल्यूशन आपके सामने होने वाला है। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, 1 - x² वैसे ही रखा, 2 dy/dx वैसे ही रखा और बगल में d2y/dx² भी वैसे के वैसे ही रहने वाला। यहाँ पर मिलेगा आप लोग को 2x dy/dx और मल्टीप्लाई में भी dy/dx है, तो उसको एक दफा फिर से लिख दिया मैंने। अब इक्वल टू की वो साइड क्या, देखो ध्यान देना, सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाली है। अब आ जाओ पिछले स्लाइड पर, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखो dy/dx है क्या, सो वो है साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x इंटू m 1/√1 - x²। सो इसके ऊपर ध्यान दो, साइन ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x इंटू m, ये वैल्यू के ऊपर ध्यान दो। ये तीनों वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई में अगर रखता हूं, सो दैट विल बिकम dy/dx। सो -2m² को वैसे ही रखता हूं, ये मेरी वैल्यू क्या है, dy/dx है। चलेगा यहां तक। अब बगल में क्या है, cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x। सो इक्वेशन 1 पे आ जाओ, cos ऑफ m cos इनवर्स ऑफ x वही तो y था, तो इसे y लिख दूंगा। तो जैसे इसे y लिखते हो तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। अब पूरे इक्वेशन पे ध्यान दो, पूरे इक्वेशन में एक टर्म कांस्टेंट है, जैसे कि 2 dy/dx, 2 dy/dx एंड 2 dy/dx। सो पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 dy/dx कर देना है और जैसे ही डिवाइड करोगे ना, सो ये हो जाएगा 1 - x² d2y/dx²। ये हो जाएगा आप लोग का 2 dy/dx चला जाएगा, बचेगा क्या, x dy/dx बचेगा। और इक्वल टू के वो साइड चलोगे तो वहां पर क्या -2m², तो ये और ये चला गया, बचेगा माइनस ऑफ m² y बचेगा। अब सिंपल कंसेप्ट ये है कि माइनस को जब यहाँ पर खींचता है इक्वल टू के वो साइड,
सो दैट विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा अपना प्लस में और यहाँ मिलेगा आप लोग को 0। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो लेंथी जरूर है लेकिन इजी क्वेश्चन है, 2 बार प्रैक्टिस करना है इसको ताकि ये ऐसा या फिर इसके जैसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर सको। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा आराम से करना, ध्यान से करना, एरर मत करना, और इजी वे में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। डन बच्चों ये चीज, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे जो कि आप लोग के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में से निकल कर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो इसे ट्राई जरूर करना कि द रेट ऑफ क्या बोले, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 पाई cubic centimeter per second. Find the rate at which the radius is increasing and surface area is changing when the volume is 288 pi cubic centimeter. चलो समझाता हूं गिवन क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा let v be the volume, s be the surface area and r be the radius of the ball, या फिर जो भी आप लोग जो भी दिया हुआ है, ये सब सारी चीजें आप लोग को लिखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दिया क्या गया, वॉल्यूम का रेट दिया गया, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 4 पाई दे दी गई क्यूबिक सेंटीमीटर, और क्या दे दिया गया, हम आगे चलेंगे तो हम लोग को निकालने क्या बोला है भाई, क्वेश्चन रीड करोगे तो बोला रेट ऑफ रेडियस निकालना, तो डी आर बाई डी टी फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है, और डी एस बाई डी टी एरिया भी, सरफेस एरिया भी निकालना है, तो डी एस बाई डी टी भी हमें फाइंड आउट करना है। दिया क्या हुआ है, हमें एक चीज दी गई है गिवन कि जब हमारा वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम हमें दे दिया गया कितना होगा, 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सबसे पहले जो चीज गिवन दी उसी से स्टार्ट करने का, हमेशा जो वैल्यू दी गई है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, बलून के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता क्या, सो बॉल्यून हो बॉल हो सबके सब स्पेरिकल होते हैं, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वैल्यू पुट कर दो 288, ठीक है, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से करूंगा क्या, इधर पाई भी है ना बच्चों, तो यहाँ पर पाई को मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब 3 उधर मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे डिवाइड, तो 4 7 28 72 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, तो दैट इज आर का क्यूब। अब 72 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 21 और 3 9 और 3 2 6, तो यहाँ पर 216 हो जाएगा आर का क्यूब। अब 216 के ऊपर अगर आप लोग गौर करोगे दैट इज 6 का क्यूब होता है, सो इंप्लाई ये करता है आर की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब आप लोग के सामने यहाँ पर आर है, आर आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले आपने आर निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या, सबसे पहले डी आर बाई डी एस। तो अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, क्या दी हुई, डी वाई बाई डी टी गिवन। तो डी वाई बाई डी टी पे आ जाओ। अब डी वाई बाई डी टी मिलेगा कैसे, चलो मैं समझाता हूँ। तो गिवन में आप लोग को देखो सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए वी का। सो वी हमें पता है अगेन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, सो डी वाई बाई डी टी कैसे मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टी। किससे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर देना। डिफरेंशिएट जैसे करोगे तो ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, और r इज अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि r भी रेडियस t के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3r²। बच्चों r t नहीं है, t और r अलग अलग है, मतलब यहाँ पे चेन रूल के हिसाब से dr बाई dt को भी रखना पड़ता है, जैसे y के केस में कैसे करते हैं वैसे ही करना होता है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास थी ना क्वेश्चन में 4 पाई, इसकी वैल्यू मेरे पास 4/3 पाई है, और यहाँ पर 3 इंटू r की वैल्यू मैंने जस्ट निकाली कितना है, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे dr बाई dt मुझे पता नहीं है, और वही तो मुझे फाइंड आउट करना है। इस पूरी चीज को अगर आप लोग सिंप्लीफाई करते हो, देखो क्या मिलेगा, यहाँ से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या 6 का स्क्वायर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, 6 का स्क्वायर नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, तो dr बाई dt की जो वैल्यू मिलेगी 1/36 मिल जाती है। कितनी मिल जाएगी, 1/36। और क्या, अब यहाँ पर आप लोग को यूनिट भी लिखना पड़ेगा, तो रेडियस जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, और नीचे टाइम है वो सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 1/36 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये बहुत इजी था, इसमें मेरे हिसाब से कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डी एस बाई सरफेस एरिया का निकालना, मतलब डी एस बाई डी टी निकालना। तो सरफेस एरिया ऑफ बॉल या बलून क्या होता है, 4 पाई r² होता है, आप लोग को पता होगा, और डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी एस बाई डी टी हो जाएगा। 4 और पाई कौन से साइड में हो जाएगा, और r का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 2r, बट बच्चों r नहीं है, यहाँ पर t से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे मिलेगा dr बाई dt, बस वैल्यूज ही तो पुट करना है। सो यहाँ पर 4 पाई को मैं वैसे ही रखता हूँ, 2r को भी वैसे ही रखता हूँ, r की वैल्यू 6 है, और dr बाई dt यहाँ पर जस्ट निकाला ना 1/36, तो यहाँ पर फटाफट से 1/36 पुट कर देते हैं। सो यहाँ से एक 6, यहाँ से एक 6 चला जाएगा, 6 बचेगा, 2 3 हो जाएगा, सो आंसर विल बी 4/3 पाई। अब यहाँ पर अपने निकालने के सरफेस एरिया का रेट निकाला हुआ है, और सरफेस एरिया बोलता है क्या भाई, सरफेस एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, बट यहाँ पे सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम सेकंड में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना होता है।
तो यही था आप लोगों का सिंपल सा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस का सजेशन देना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग है ना LMVT के क्वेश्चंस कर लेना हाँ, और रोलिस थ्योरम के भी क्वेश्चंस कर लेना। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइव जब मैंने लिया था सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए थे, और एग्जाम में ना LMVT का ऐसा टाइप वाला क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा भी है, तो इसे ट्राई करना। इसके जैसे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया है जिसमें x-2 x-3 और x-1 समथिंग कुछ तो भी है, तो वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई कर सकते हो जैसे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो उसे ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चन LMVT के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं 4 मार्क्स के अंदर, और रोल्स थ्योरम का भी आप लोग ट्राई करना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो इसे कैसे करना है। तो बच्चों आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजीली किया जा सकता है इस क्वेश्चन को भी। तो फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स लिखा जाता है। मैं यहाँ पर रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, फंक्शन ऑफ एक्स कर देंगे और एक्सप्लेन करो। ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है। जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले चीज मिलेगा मुझे एफ डैश ऑफ एक्स, और उसके बाद मिलेगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। डबल डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, इतना डन। आप जब डिफरेंशिएट करते हो तो आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखा दिया, 3x² माइनस 18x, और उसके बाद यहाँ मिलेगा प्लस 24। करना क्या है, इसको जीरो जब भी इतना हो गया और इधर पे भी डिफरेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा 6x माइनस 18 मिल जाएगा। डन। यहाँ तक इतना करने के बाद आप लोग करना क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन वाला जो टर्म है ना, एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो के साथ इक्वेट करना है। सो आप लोगों ने यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू निकाल पाओगे, और जैसे क्रिटिकल वैल्यू मिलती है आप लोग को पता लगेगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहाँ कहाँ होगी। इसको डिवाइड कर देता है 3 से, तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x, और यहाँ पे मिलेगा 8। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, तो 4 और 2 आपके रूट बनेंगे, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। अब पहले 4 पुट करके देखना डबल डिफरेंशिएशन में, तो 6 4 24, 24 माइनस 18 करोगे तो आप लोग को मिलता है -6, सॉरी प्लस 6 मिलता है। और जब आप लोग 2 पुट करते तो भी आप लोग को एक वैल्यू मिलेगा, 6 2 12, 12 माइनस 18 करेंगे तो -6 मिलता है। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाली मतलब मैक्सिमम वैल्यू उल्टा होता है, और पॉजिटिव वाली मतलब मिनिमम वैल्यू। इस हिसाब से आप लोग x की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आप लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो सपोज x की वैल्यू आप लोग ने 4 पुट करी तो आप लोग को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और 2 पुट करी तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई करना, कहीं अटक जाओगे तो मुझे पूछ सकते हैं आप। सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। ये था एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 7 और 6 आप लोग ट्राई कर लेना। अब आगे बात करते हैं, ये थ्योरम की एग्जाम में ये थ्योरम भी पूछा जाता है। थ्योरम्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दी गई है, तो इसमें टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, फिर भी मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉल्व करके रख दिया हुआ, आपको बस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2a log of x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस c, ये प्रूफ करना होता है, और साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन दिया होता है। तो सॉल्व कैसे करें, सबसे पहले आप लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, उसका नाम आई रख देंगे। अब उसके बाद देखोगे तो यह x² माइनस a² है, तो ये दिस इज सिमिलर एज a² माइनस b², तो 2 ब्रैकेट में स्प्लिट किया जा सकता है, तो x माइनस a x प्लस b में स्प्लिट हो जाएगा। अब इसे ना हम लोग को ना, अगर आप लोग को पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप लोगों ने 2 पार्ट में इसको स्प्लिट करना होता है, ऐसे इस फॉर्म में स्प्लिट करना होता है, तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप लोगों ने डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो मैंने कैसे किया, पहले 2a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, करने के बाद इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया, a प्लस a। अब यहाँ पर 2x भी चाहिए, तो x को प्लस में इंट्रोड्यूस किया, x को माइनस में। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं जैसे आपने 2a इंट्रोड्यूस किया वैसे x भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल है। x मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये प्लस माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया, अब इसको एक ब्रैकेट में डाला, इसमें से माइनस कॉमन निकला, एक ब्रैकेट में डाला, बेस को सेपरेट कर दिया। तो इसके बेस में जाएगा ये दोनों टर्म, और इसके बेस में जाएंगे ये दोनों टर्म। और क्या किया, 1/2a को ब्रैकेट के बाहर ही रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, x प्लस a कैंसिल, x माइनस a कैंसिल। तो यहाँ पर बचा इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस a, 1/x माइनस a का इंटीग्रल होगा log ऑफ x माइनस a, वहां पर वो लिखा हुआ है, और वैसे ही 1/x प्लस a का होगा log ऑफ x प्लस a, और प्लस ही लिखना, बिल्कुल नहीं भूलना। log के टर्म माइनस में तो दोनों डिवीजन में आ जाते हैं, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और इस तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, बड़ी ईजी सिंपल प्यारी सी चीज, जो कि आप लोग को क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, इंटीग्रल ऑफ x² माइनस 3 का क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी। So 3 is nothing but √3 का स्क्वायर, दिस इज सिमिलर एज x² माइनस √3 का स्क्वायर, बस इंटीग्रेट ही तो करना है। सो 1/2√3 इंटू लॉग ऑफ x माइनस √3 अपॉन में x प्लस √3, और प्लस सी तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसी के ऊपर बेस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये x² प्लस a², इसमें अपने को पुट करना था x इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करना होता है, a tan t भी पुट कर सकते, जैसे आपकी इच्छा हो, तो a tan थीटा पुट कर दो। इसके अंदर आप लोग जाओगे तो इसके अंदर देखो क्या है, x² माइनस a² dx है, तो इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को सेम पैटर्न से करना, तो इसे ट्राई करना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब रूट वाला क्वेश्चन, रूट वाले में सब्स्टिट्यूशन के साथ स्टार्ट करना होता है, तो a² माइनस x², तो इधर पर साइन पुट करना होगा, समझ में आया। a² प्लस x² है तो tan पुट करना होगा, और इसके साथ अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, x² माइनस a² है, तो उसमें भी आप लोग को सॉल्व करने के लिए पूछता है, वहां पर भी आप लोग क्या पुट करोगे, सेक पुट करते हो, a सेक थीटा, बहुत इजीली हो जाता है। फिर ये और ये बड़े
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ये सारे के सारे 1/, के फॉर्मेट पे थे, लेकिन 14, 15, 16 है ना बच्चों 1/, में नहीं है। और ये तीनों क्वेश्चंस में से अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना बच्चों डायरेक्टली 4 मार्क्स के लिए आएगा, नो सब क्वेश्चन, इसके साथ कोई भी सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसे ट्राई करना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूं, आप लोग को और क्वेश्चन दिखा देते। ये इंटीग्रल ऑफ u into v का फंडा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए। और थ्योरम्स की बात करूंगा तो मैंने पहले बता दिया, थ्योरम्स के लिए आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो मैंने पहले से बना के रख दी हुई है फॉर मैथ्स 1 ऑल्सो मैथ्स 2, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वीडियो सेक्शन में जाकर। ठीक है, और अगर आप लोग चेकआउट नहीं मिल रहा है तो आप लोग सिंपली सर्च बार पर जाना, वहां पे सर्च करना कि इंपॉर्टेंट थ्योरम बाय JR कॉलेज या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 1 बाय JR कॉलेज, मैथ्स 2 फ्रॉम JR कॉलेज, आप लोग को ऊपर ही मिल जाएगा। तो ये वहां पे पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, वो इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करता, उसके सब क्वेश्चन को भी आप लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप लोग ने मेरे हिसाब से किया भी होगा, और कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर, मैं आप लोग को उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा या फिर लाइव में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, लाइव भी लेने वाला हूँ बच्चों, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी आप लोग को एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, तो इसे ट्राई जरूर करना। ठीक है, अब आगे चलता हूं, आगे ले चलता हूं आप लोग को। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय द x² + y² = 16 एंड द लाइन y = x। अब देखो ये है बड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसे सॉल्व करने से डरते हैं। अब क्यों डरते हैं, कैसे डरते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आप लोग को एक्सप्लेन जरूर करूंगा, आता कैसे वो भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन में दिया क्या होता है उसे पहले अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग को सोचना होगा। तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप लोग को ग्राफ बनाने आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, जो भी मेरे को इक्वेशन दिए तो उसका फिगर ग्राफ कैसा होता है वो आप लोग को पता होना चाहिए। तो पहली चीज जो आप लोग को दी है x² + y² = 16, दिस इज नथिंग बट सर्कल x² + y² = r²। तो बस यहाँ पर एक सर्कल पहले बना लेता हूँ। तो एक सर्कल मैंने यहाँ पर कलर चेंज करके बनाता हूँ। तो ये मेरा एक सर्कल हो गया, बना लिया। ये बनाने के बाद देखो सबसे पहली बात, देखो ये सर्कल है जिसमें रेडियस 4 है, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस ये होगा 4,0, ये होगा -4,0, और उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा 0,4, और नीचे जाएंगे तो -4,0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सॉरी 0,-4 हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग को पता होंगी। अब इसके बाद क्या बोला, एक लाइन है y = x जो इसमें से कट करके जा रहा है। सो बस ये लाइन आप लोग को बता देनी, यहाँ पर पुट करना है ऐसे करके, एक लाइन जो जा रही है इसमें से जा रही है एक्जैक्टली ऐसे करके, और यहाँ पर इस तरीके से लाइन पास होने वाली है। ये लाइन का नाम है y = x, जो कुछ इस तरीके से पास होके। हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है बाउंडेड बाय दोनों के बीच में जो सेक्टर बन रहा है। सो देखो यहाँ पर हमेशा आप लोग को y = x में निकालना, तो ऑब्वियसली एक तो ये निकालना, एक तो ये, दोनों में से कोई एक चीज निकालनी होगी। सो एरिया ऑफ सेक्टर बाउंडेड बाय दिस एंड y = x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऑब्वियसली यही एरिया होने वाला है, ये एरिया आपने फाइंड आउट करना। तो एरिया निकालेंगे कैसे वो आप लोग को सोचना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना इस जो यहाँ पर बना हुआ है उस ग्राफ को मैं थोड़ा सा अलग करके यहाँ पर अलग से बनाकर दिखा देता हूँ। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे सिंपल सी बात, अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया होता है θ/360 × 2πr, ये सॉरी πr² होता है। रेडियस दिया आप लोग को कितना 4, थीटा आप लोग निकाल सकते हो। अगर मैं y = x की बात करूंगा तो टोटल 45 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। सो थीटा कितना है 45/360 मल्टीप्लाई बाय πr² होता है। सो पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करोगे 1 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है 1/4, तो π/4 × 16 हो जाएगा, और 16 कैंसिल, π² यूनिट यहाँ पर आप लोग को देखने मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 4 नहीं होगा, गलत लिख दिया मैंने। 45 से अगर डिवाइड करेंगे तो 45 2 ज़ा 45, अगर मैं यहाँ पे 9 से 9 5 ज़ा 45 और 9 4 ज़ा 36, 45 1 ज़ा 8 ज़ा होगा बच्चों। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को 2 से, यानी कि 2π आप लोग का शायद आएगा आंसर। कितना आएगा 2π² यूनिट आएगा। सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैंने आप लोग को आंसर तो बता दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे θ/360 मल्टीप्लाई बाय πr² अपने 10 में पढ़ा हुआ, वही कंसेप्ट को अपने यहाँ पे यूज किया हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब करेंगे कैसे वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। अभी अब देखो इस फिगर को आप लोग को 2 पार्ट में तोड़ना होगा। 2 पार्ट में क्यों तोड़ रहा हूँ, क्योंकि पहले पार्ट में अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा तो इस केस में ये लाइन मिल रहा है, और दूसरे पार्ट में अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये वाला, इस केस में मुझे मिल रहा है ये सर्कल का पार्ट। तो ऐसे पार्ट में 2 पार्ट में तोड़ना होगा। अब पहला पार्ट है जहां पे आप लोग को वर्टिकल लाइन बनाओगे तो यहाँ पर आप लोग को एक लाइन मिलता है, और दूसरे पार्ट में अगर वर्टिकल लाइन बनाओगे तो आप लोग को मिलता है, आप लोग को ये सर्कल मिलता है, सर्कल का पार्ट मिलता है, सेक्टर पार्ट मिलता है, सेगमेंट पार्ट मिलता है, जो भी आप लोग बोलना चाहो। तो हम लोग को यही एरिया निकालना। तो सबसे पहले करना क्या वाला, मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते कैसे, बड़ा आसान होता है।
तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कैसे दोनों इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट के ऊपर, दोनों को मर्ज कर दो। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है ना, इन दोनों को मर्ज कैसे करना है। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई वहां पर आप लोग पुट कर दो, सिंपल सी बात है, क्या पुट करूंगा यहाँ पर, यही तो क्लिक करने वाली बात है। तो y की जगह बस x पुट कर देना तो सॉल्व हो जाएगा। तो बस पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर वैसे ही रखता हूँ, y जहां पे वापस से x पुट कर देता हूँ, यह मिल जाएगा 16। सो यहाँ पर मिलेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, 2 से डिवाइड कर दूंगा, x स्क्वायर इक्वल टू 8 मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 लूंगा तो यहाँ पर मिलेगा 2√2। सो x विल बी इक्वल टू 2√2। इस तरीके से आप लोग को x मिल गया। तो x और y दोनों भी इक्वल है, मतलब y भी कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। सो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मिल चुका हुआ। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2√2, 2√2 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई तो आप अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वही बहुत इजी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ना इसको दो पार्ट पे तोड़ना है। अब दो पार्ट कैसे तोड़ेंगे, क्या तोड़ना है वो आप लोग को सोचना है। अगर दो पार्ट तोड़ लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप देखो दो पार्ट क्या है, तो सबसे पहले पूरे इस फिगर का नाम रखता हूँ। देखो आप लोगों को पता है ओरिजिन को अपन ओ बुलाते हैं, इस पॉइंट को, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को ए बोल दूंगा, इस पॉइंट को बी। तो इस तरीके से मैं इसे दो पार्ट में तोड़ूंगा। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ बच्चों ए, यहाँ पर देता हूँ मैं बी। देखो ये भी एक पार्ट है ना, इसको भी मैं दो पार्ट में तोड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा बी, और इस पॉइंट का नाम रखता हूँ सी। तो इन दोनों का हम लोग को एरिया एडिशन करना है। इस पार्ट के अंदर y इक्वल टू एक्स है, इस पार्ट को y में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ये जो सर्कल दिया ना, सर्कल को अपन y में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और y जो होगा रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऐसे तो लिख सकते हैं अपन। तो बस अब दो पार्ट का अपने को एरिया निकालना है। सो एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलो, सेक्टर बोलो, जो भी है, सो एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है, वो दो पार्ट में तोड़ा गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, पहला पार्ट देखो ट्राइंगल है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, OBA, और दूसरा एरिया ऑफ क्लोज फिगर, क्लोज फिगर क्या है, BCAB। सो एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर BCAB लिख देना। ठीक है, यहाँ तक अब ये क्लोज फिगर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग को पता है, एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है। ठीक है, और इसके लिए भी इंटीग्रेशन ऑफ y dx ही होगा। ठीक है, तो ये वाला पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट आप लोग का ये वाला पार्ट है। सो y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, देखो यहाँ पर ये क्या है, 0,0 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितना है बच्चों, x की वैल्यू देखनी है एक्चुअल में 2√2,0। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाओगे, इस पॉइंट पे भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2√2 हो जाएगी, कॉमा y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पे आ जाएगा तो 4,0 हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स अपन इस फिगर में निकालिए जो कि अपने को यहाँ पर यूज करना है। देखो ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से अपन इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना इजी होने वाला, ध्यान देना, बहुत ज्यादा सिंपल होगा। सो यहाँ पर y की वैल्यू अगर देखेंगे तो पहले केस में ना y की वैल्यू x है, ये फर्स्ट फिगर के लिए, इस सेकंड के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ। इधर पे y की वैल्यू कितनी है, x dx है। अब x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करिए, कहां तक जा रही है, तो x स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 2√2 तक जा रहा है। तो x इक्वल टू 0 से लेके 2√2 तक, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब y पे आ जाओ, y की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, उसको भी ऊपर भी नोट करना है। सो इस केस में इस पार्ट के अंदर जो सर्कल वाला पार्ट है, जो सर्कल वाला पार्ट, इसके लिए y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है बच्चों, यहाँ पर y की वैल्यू है क्या, तो y इक्वल टू क्या है बच्चों, अंडर रूट के अंदर 16 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखना पड़ेगा। तो इस केस में मेरे पास अपर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना, तो x की वैल्यू कहाँ है, 2√2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है। सो 2√2 से लेकर 4 पुट कर देना, डन। यहाँ तक बस ये इसको सॉल्व ही तो करना है, ये इंटीग्रेशन किसको नहीं आता। सो इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2, सही है यहाँ तक, और यहाँ पे पुट कर दूंगा 0 से लेकर 2√2। अब इसका इंटीग्रेशन बच्चे बड़ा इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें करना क्या होता है, तो इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन है। देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, वो भी रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में नहीं है। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही कन्वर्ट करके लिख देता हूँ, अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, ताकि यहाँ पर मेरा एक स्टेप बच जाएगा, इतनी सारी चीजें बार बार लिखनी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पर लिख देता मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 और अंडर रूट साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। और प्लस सी इस केस में क्यों नहीं आएगा पता है आप लोग को, क्योंकि ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी की वैल्यू नहीं आती। तो ये चीज को ध्यान में रखना आप लोग को। तो सबसे पहले एक्स अपॉन 2 लिख दूंगा, यहाँ पर क्या आएगा एक्स अपॉन 2, फिर ये रूट का वैसे के वैसे टर्म लिखना आप लोग को, उसके बाद प्लस लिखना है, उसके बाद ए स्क्वायर अपॉन में 2 यानी 4 स्क्वायर अपॉन में 2 और साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए यानी कि एक्स अपॉन में 4, ये आप लोग को पुट करना है। ठीक है, डन। यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पर लिख दूंगा 0 से लेकर कितना, 2√2 से लेकर 4 लिख, 2√2 से लेकर 4 लिख, चलेगा। अब सिंप्लीफाई ही तो करना है, तो यहाँ पर पुट करता है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 अपॉन में 2 और 0 पुट करूंगा तो 0 ही होगा, सही है यहाँ तक।
2√2 का स्क्वायर कैसे 8 हो रहा है आप लोग को पता है, यहाँ पर 2√2 देखो यही तो 8 है, सो 8 ही का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसके हिसाब से मैंने पुट कर दिया, 2√2 का स्क्वायर 8 ही होता है, आप लोग को पता है। अब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना, तो दिस इज 4/2, जैसे यहाँ पर पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये गायब ही होने वाला है। यहाँ पे आ जाओ 4² ऐसे पुट करूंगा, और यहाँ पर चलूंगा, देखो यहाँ पर भी क्या आएगा 4/4, तो साइन इनवर्स ऑफ 4/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलता हूं, माइनस, अब लोअर, ये अपर लिमिट पुट किया, अब सिमिलरली लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट क्या है 2√2, तो यहाँ पर डाल दो 2√2/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान देना, 4 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, प्लस 4² ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ, इसे थोड़ा सा दूर कर देता ताकि यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर सकूं, और यहाँ पर क्या है बच्चों 2√2, क्या आ जाएगा 2√2/2 हो जाएगा, सही है यहाँ तक। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देता है ये वाले, और अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट रह गया। तो अब यहाँ पर देखना है बच्चों, इसके बाद का स्टेप क्या बनने वाला है, देखो यहाँ पर मेरे पास 4 होना चाहिए बच्चों, ठीक है, तो 4 मैंने लिख दिया। अब देखो वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर बचेगा 8/2, दैट इज नथिंग बट 4। यहाँ पे चलूंगा बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो बहुत सिंपल है, इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 होने वाला है। इसके पास चलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मिलेगा 8, और साइन इनवर्स ऑफ 4/4 दैट इज π/2 मिलता है, यहाँ पर मैं π/2 लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 ही होता है, 90 होता है। इसके बाद इस टर्म के पास इसको ब्रैकेट में ही रखता हूँ, क्योंकि ताकि यहाँ पर वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ से 2 कैंसिल करता हूँ ना बच्चों, यहाँ पर से 2 और 2 कैंसिल करते हैं, बचेगा √2। अब ध्यान दे रहे यहाँ पर क्या हो रहा है, सो 2√2 का स्क्वायर होता है 8, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 इज नथिंग बट √8, बराबर की नहीं, और √8 अगेन में लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा है इतनी बार। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16/2 होता है 8, और यहाँ पर कैंसिल करूंगा तो मिलेगा अपने को 2, तो √2/2, और कैंसिल करूंगा तो नीचे मिलेगा 1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मतलब 45 बोले तो π/4, यहाँ पे मिल जाएगा π/4। तो यहाँ पर बहुत से नंबर्स मिल रहे हैं, इसको पूरे को सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफाई करोगे आप लोग को फाइनल क्या सॉल्यूशन मिलता है वो चेक करना है। सो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 होता है 2, 2 2 4, तो जैसे ब्रैकेट ओपन कर दोगे यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ मिलेगा 4π, यहाँ पे लिखता है 4π, यहाँ पे लिखता है बच्चों जैसे ये ब्रैकेट ओपन करते ये हो जाएगा 4, और इसका ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा π/, इधर पे 2π हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा। अब नोटिस करोगे +4 -4 कैंसिल, और 4π - 2π दैट विल बी इक्वल टू 2π, और यहाँ मिलेगा आप लोग को क्या निकाल रहे हैं अपन एरिया, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग स्क्वायर यूनिट करके लिख देंगे, इस तरीके से आप लोग को आंसर मिल जाता है। अब बच्चों मैंने पहले आप लोग को बता दिया था कि 2π आया हुआ है, कैसे देखो, सबसे पहले बात सर्कल में अगर बीच में से कोई लाइन काट रही है तो ऑब्वियसली ये एंगल जो होगा 45 होगा, और थीटा अपन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2πr मल्टीप्लाई πr स्क्वायर करोगे तो आप लोग को ऑब्वियसली 2π ही मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो 2π स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर, इसे ट्राई करना, और कहीं पे भी गड़बड़ हो तो मुझे पूछना। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 4 मार्क्स के अंदर। तो इसे कैसे सॉल्व करें तो वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लिख लेना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, dy/dx प्लस y इंटू sec x इक्वल टू tan x। अब आप लोगों को नोटिस करना है कौन सा फॉर्मेट है, ये कहीं से भी अपना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं लग रहा है, और पुट करने वाला मेथड भी नहीं लग रहा है। सो व्हाट वी विल डू, अपन इस्तेमाल करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फंडा, जिसमें अपना y इस तरफ होना चाहिए। तो इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे आप लोग को पता है, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करते हैं, सिंपल सी बात है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर कर देना। सो यू विल हैव p एज sec x एंड q एज tan x, बस इतना लिख देना है। तो p की वैल्यू sec x है और q की वैल्यू tan x है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, सो आप लोगों को पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में, तो उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे, आप लोगों को पता होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद dx जो भी होगा और प्लस c इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले आप लोग को निकालना हो, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग को निकाल कर दिखा देता हूँ। वो क्या होता है, इंटीग्रेशन e रेज़ टू p dx होता है। तो अब यहाँ पर p की वैल्यू कितनी हो देख लो, p मेरे पास है बच्चों, p की वैल्यू sec x है, तो यहाँ पे लेता हूँ sec x और dx लगा देता हूँ। sec का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा log ऑफ sec x प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। और अब आप लोग को बेसिक रूल ये पता होगा, e रेज़ टू log जो कि कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ sec x प्लस tan x मिलेगा। अब फाइनली आप लोग को इसको वहां पर पुट करके सॉल्व ही तो करना, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस यहाँ पर पुट कर देना है। सो y इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec x प्लस tan x हो जाएगा, और यहाँ पर q की वैल्यू क्या है वो देखो, तो q मेरे पास tan है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ tan x,
और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर sec x प्लस tan x ही है, तो बस यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ पे लगा दिया dx प्लस c, भूलने का नहीं। तो इसे कुछ भी मत करो, sec x प्लस tan x को वैसे ही रखो, tan को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो सबसे पहले tan मल्टीप्लाई कर sec के साथ तो मिलेगा sec x डॉट tan x मिल जाएगा, ठीक है। और dx यहाँ पर dx बाद में सेपरेट करता हूँ, उसी के साथ मैं tan को मल्टीप्लाई करूंगा, tan के साथ दैट विल बिकम tan स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ मिल जाएगा dx प्लस c। अब देखो हम लोग को पता है जैसे इंटीग्रेशन बांटूंगा तो sec x tan x का जो इंटीग्रल होता है वो sec x होता है, tan स्क्वायर x से कोई स्पेसिफिक इंटीग्रल नहीं होता, बट व्हाट वी विल डू, यहाँ पर एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी आप लोग को tan स्क्वायर x दिखाई देगा ना तो उसको sec में कन्वर्ट कर लेना। वो कैसे, इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में लिखा जा सकता है। तो अब आप लोग को यहाँ पे तीनों टर्म्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है और आप लोग यहाँ पर बेझिझक सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा sec x प्लस tan x है बच्चों, प्लस tan x लिख दिया। अब बस आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो बस आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा अगले स्टेप में, ये जो फाइनल स्टेप है आप लोग को जिसमें आप लोग को सॉल्यूशन दे रहा हूं मैं। अब आप लोग को पता है sec x और tan x का इंटीग्रल जो होता है वो होता है sec ऑफ x। अब आगे चलेंगे, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होता है वो tan x होता है और 1 का जो इंटीग्रल होता है बच्चों वो x होता है और यहाँ मिल जाएगा प्लस c। तो इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिलता है। तो ये था आप लोग का फाइनल स्टेप, फाइनल सॉल्यूशन वाला स्टेप जो कि एग्जाम में आप लोग को देखने मिले। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, बढ़िया। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला गया, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, जहां पे y ऑफ 1 इक्वल टू 0, मतलब हमें इसको सॉल्व करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, देखो सबसे पहले बात क्वेश्चन को ठीक तरीके से देखना है। यहाँ पर x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, तो स्टार्ट कैसे किया जाए, तो हमेशा यहां से स्टार्ट करने का सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो जो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दिया उसे आप लोग t पुट कर लो या कोई नया वेरिएबल u पुट कर लो। सब पुट करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू u, जैसे पुट करोगे तो आप लोग इसे डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करोगे हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 4y dy बाई dx और यहां पर करोगे तो du बाई dx मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, सो 4 को दोनों साइड डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, यहाँ पे मिलेगा x, यहाँ मिलेगा y, यहाँ मिलेगा dy बाई dx और जैसे यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे 1/4 du बाई dx मिल जाएगा। तो देखो आप लोग ने पूरे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका आपने सब्स्टिट्यूशन बना लिया हुआ है। तो बस इसको आप लोग को पुट करना 1/u du बाई dx और इसको आप लोग को पुट कर देना है u। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं पुट करके दिखाता हूं क्या पुट करना है। पहले वाला पार्ट को 1/4 du बाई dx, 4 को अच्छे से लिखता हूं और यहाँ पे लिखता हूं बच्चों u। अब करना वेरिएबल सेपरेबल, मतलब क्या, आप लोग चाहे तो 4 को वहां पे भेज दो और u को यहीं पे रखो, u को नीचे ले लिया, 4 जैसे ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और dx उधर चला जाएगा, इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल कर दिया। अब इंटीग्रेट कर देना, इंटीग्रेट कर दूंगा 4 कौन सा साइड में हो जाएगा, 1/u का जो इंटीग्रल होता है बच्चों वो log ऑफ u होता है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x ही तो होता है, 4x प्लस c हो जाएगा, सही है यहाँ तक। अब u की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log ऑफ यहाँ पर क्या है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू 4x प्लस c हो जाएगा। तो ये आप लोग का जनरल सॉल्यूशन है। अब आपको क्या बोला हुआ है, अपने को बोला गया है y ऑफ 1 इक्वल टू 0 बोला गया, ये बोला गया, चेक करो बच्चों, y ऑफ 1 इक्वल टू 0 मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि y की वैल्यू 0 दी गई है और x की वैल्यू 1 है, ये आप लोग को पुट करना है। और जैसे ही यहाँ पर पुट करोगे क्या मिलेगा, y की वैल्यू 0 पुट करो, सो log ऑफ, और x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दे तो प्लस c मिल जाएगा। ये सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, log ऑफ 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं log ऑफ 2 लिख देता हूँ और यहाँ क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा, उससे 4 ही रखता हूँ और प्लस c, तो c की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो मिल जाएगी 4 इस तरफ आएगा तो log ऑफ 2 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, log ऑफ 2 माइनस 4। अब बस करना क्या, ये c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 4x और c की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों log ऑफ 2 माइनस 4 ये दी गई, तो इसे आप लोग को यहाँ पर पुट कर देना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो ये था आप लोग का जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर सिंपली 3 मार्क्स में तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसे ट्राई कर लेना, बहुत ईजी को सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसे कर लोगे आप लोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उसे भी देख लेते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन पे आओगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो, इफ द बॉडी इज कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट ए रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा वो पता लगाना। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। बॉडी कूल्स कर रहा है 80 से 50 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखता है लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी एट गिवन टाइम, और उसके बाद फ्रॉम और रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस टेम्परेचर जो होगा वो डी थीटा बाई डी टी से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं
और फाइनली अपन क्या लिखते हैं, डी थीटा बाई डी टी जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा माइनस थीटा जीरो को। अब इस क्वेश्चन में थीटा जीरो जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है, जो क्वेश्चन में दिया गया कितना दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो पुट कर दूंगा। तो डी थीटा बाई डी टी जो होगा, इसको जब प्रोपोर्शन को हटा दे तो इक्वल टू के आता है, बट टेम्परेचर कम हो रहा है, जब भी कम होगा तो माइनस के आएगा और थीटा माइनस 25 हो जाएगा। अब कंडीशन को इंटीग्रेट करके सॉल्व करके अपने को चीजें को फाइंड आउट करना होता है। सो अब यहाँ पर करूंगा वेरिएबल सेपरेबल, तो डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर थीटा माइनस 25 हो जाएगा, डी टी वहां पे चला जाएगा। सो माइनस के इंटू टी, सॉरी माइनस के इंटू डी टी प्लस सी, सॉरी यहाँ पर इस तरीके देखने मिलेगा। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा अपॉन में थीटा माइनस 25 होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे माइनस के साइड में डी टी हो जाएगा। बस इंटीग्रेशन, सिंप्लीफिकेशन और सॉल्यूशन। हम लोग को तीन है यहाँ पर, दो यहाँ पर हमारे पास अननोन है। तो पहला अननोन आपके पास है यहाँ पर थीटा, सॉरी पहला अननोन आपके पास के है, दूसरा आप लोग के पास टी है। तो के और टी की वैल्यू निकालना है। सो आप लोग को एक पूरा नया इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन मिलने के बाद आप लोग को ना जो क्वेश्चन में फाइंड करना है वो उसकी तरफ पढ़ना है। सो अपन वही करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इक्वल टू के हो सकता है माइनस के इंटीग्रल ऑफ डी टी। सो माइनस के को मैं वैसे ही रखता हूँ, टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी के टी ही होगा, प्लस सी मिल जाएगा, बराबर यहाँ तक। अब पहले कंडीशन में आ जाओ, आपने क्या बोला, इनिशियल इसका टेम्परेचर जो था ना 80 डिग्री सेल्सियस था, मतलब क्या, इसको पकड़ लेते हो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन नंबर 1। अब व्हेन टी इक्वल टू 0, टाइम की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस, बराबर इसे पुट कर दूंगा। सो यहाँ पर पुट कर लॉग ऑफ 80 माइनस 25 will be equal to minus k into 0 plus c. So 80 minus 25 is nothing but 55. So यहाँ पे मिलेगा log of 55 equal to c मिल जाएगा। So c की वैल्यू हमारे पास इसमें पुट कर दो। So therefore log of theta minus 25 will be equal to minus kt plus log of 55. अब इसे और सॉल्व करना है तो log of 55 यहाँ पे चला जाएगा। So log of theta minus 25 minus log of 55 माइनस के टी, इस तरीके से आप लोग को देखने मिलेगा, ठीक है। 55 को नीचे ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 अपॉन में 55 इक्वल टू माइनस के टी। अब और करना चाहे तो और भी चीजें कर सकते हो आप लोगों ने, इसको उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव बाहर, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 55 अपॉन में थीटा माइनस 25 के टर्म में भी लेके जाके रख सकते हो। तो ये कैसा दिखाई देगा आप लोग को पता है, ये मिलेगा के टी इज इक्वल्स टू वॉट, इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर देंगे तो ये देखो, जब भी आप लोग ना लॉग के टर्म को उल्टा करते हो बाहर नेगेटिव आ जाता है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा लॉग ऑफ 55 अपॉन में थीटा माइनस 25। कुछ इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। आप लोग चाहे तो के टी को यहाँ पर ले लेते, जैसे यहाँ पर के टी को लिया, इसको यहाँ पर लिया तो 55 अपॉन में थीटा माइनस 25 वैसे भी लिखा जा सकता है। तो जैसी आपकी इच्छा, आप लोग जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ये आप लोग का नया इक्वेशन मिल गया, इसे डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 मिलने के बाद आप लोग निकालोगे के की वैल्यू। सो के की वैल्यू कैसे मिलेगी, कंडीशन दिया गया 30 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। सो व्हेन टाइम इक्वल टू 30, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना 50 डिग्री हो जाएगा। सो पुट करो के इंटू 30 इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर कितना है 55 अपॉन में थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, तो 50 माइनस 25 हो जाएगा, सही यहाँ तक। अब k इंटू 30 को वैसे ही रखो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 50 माइनस 25 अपॉन में ये हो जाएगा। सो अब मैं करूंगा क्या, 30 को यहाँ पे डिवीजन में भेज देता हूँ। तो k इक्वल टू 1 अपॉन 30 लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या मिलेगा 55 अपॉन में 25। आप लोग चाहे थोड़ा और सॉल्व कर लो इसे। सो k इक्वल टू 1 अपॉन 30 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 55 अपॉन में 25, तो 5 5 और यहाँ पर मिलेगा 5 11 अपॉन में 5, दैट इज योर k। सो k मिल गया। अब k की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करके थोड़ा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद देखो फिर जैसे k इसमें पुट करते ये हो गया आप लोग का इक्वेशन नंबर 3। अब k को यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर तो एक नया फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा। पुट करने के बाद आपको निकालना है कि एक्चुअल में आप लोग को t ही निकालना है। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आप लोग को नया टेम्परेचर निकालना है। पुट के एक नया इक्वेशन में अज्यूम करते आप लोग को मिल चुका हुआ है, तो एक नया इक्वेशन यहाँ पर आप लोग को मिला हुआ। अब क्या करना, अब आपको क्या बोला हुआ है कि टेम्परेचर क्या होगा 1 आवर के बाद। सो व्हेन t इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर का मतलब क्या होता है बच्चों 60 मिनट। जब आप लोग पुट करते हो तो थीटा क्या होगा, बस यही तो करना है। सो ये वैल्यूज को इसमें पुट करो, आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ज्यादा लेंथी वीडियो ना हो इसलिए मैंने आप लोग को इतने सब एक्सप्लेन कर दिया। के की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू 1 आवर पुट करो, आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1 आवर मतलब 60 मिनट पुट करना, क्योंकि पहले पे आपने 30 मिनट्स में पुट किया हुआ है। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, इसे ट्राई करना, कहीं अटक जाओ तो पूछना जरूर। बात करते हैं ये क्वेश्चन की, ये इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोग चाहे तो खुद से ट्राई जरूर कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो।
ठीक है। तो लेकिन फिर भी बच्चों ये सारी चीजें आपको राहुल सर ने एक सेपरेट वीडियो में पढ़ा दी गई है, बहुत आसान तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको राहुल सर ने अभी जस्ट जो वीडियो अपलोड हुआ रहेगा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वहां पर आप लोग को ये क्वेश्चंस देखने मिल जाएंगे और इसे आप लोग ट्राई जरूर करना। इसमें करना क्या होता है, देखो वेरिएबल्स कितने 1, 2 और 3 वेरिएबल्स है, तो आप लोग को ना इसको 3 वेरिएबल्स वाला आप लोग को बनाना होता है, तो मतलब 8 ट्रू फॉल्स ऐसे एलिमेंट्स देखने मिलता है। तो पी का आएगा ट्रू 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 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, क्यू का आएगा 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, आर का आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद पी इंप्लाई क्यू है। इंप्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू से ट्रू ट्रू होता है, फॉल्स से फॉल्स भी ट्रू होता है और फॉल्स से ट्रू भी ट्रू होता है। तो फॉल्स कहां पे होता है, जब ट्रू से फॉल्स की तरफ जाएंगे तो ये फॉल्स हो जाता है। सेम इसमें वही होगा और सेम इसमें ही वही होगा। तो उसके हिसाब से आप लोग को 3 कॉलम स्टडी करने पड़ेंगे, मतलब 3 कॉलम्स पहले, उसके हिसाब से गिवन इसके लिए 3 कॉलम मतलब 6 हो गए, 6 कॉलम्स हो गए, 6 के बाद इसके लिए एक 7 हो गया और फिर पूरा कंबाइन करने के लिए 8 हो गए। सो 8 कॉलम्स आप लोग को यहाँ पर मेरे हिसाब से बनाने पड़ सकते हैं, 1 2 3 फिर उसके बाद 4 फिर 5 6 7 और 8 कॉलम्स आप लोग को मोस्टली 7 या 8 कॉलम्स में आप लोग का काम बन जाएगा। इसे ट्राई करना, इसे भी सेम तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके आप लोग को दिखा देता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग एलएचएस से स्टार्ट करना। यहाँ पर दिया क्या, P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q और P एंड निगेशन Q। देखो 3 एलिमेंट दिए, तीनों के बीच में और दिया गया, तो और या फिर तीनों के बीच में एंड देखो तो उसको अपने को कोई भी 2 चीज को साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगूंगा एसोसिएशन लॉ, पहला चीज करूंगा मैं इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एसोसिएशन लॉ लगाया, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। अब इसमें से मैं देखो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, P कॉमन नहीं, दोनों में एंड Q कॉमन है, तो पीछे के साइड से मैं दोनों के पीछे से एंड Q को बाहर कर लेता हूँ। तो बाहर कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा P एंड Q चला गया, बचेगा P, यहाँ से एंड Q चला जाएगा, बचेगा निगेशन Q, निगेशन P और बीच में क्या है और इसको, और यहाँ पर बचा हुआ ये, इसको ब्रैकेट डालना नहीं भूलना, और बचा हुआ है P एंड निगेशन Q बचा हुआ, उसको कुछ भी नहीं कर रहे अपन अभी तक, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या आएगा बच्चों, बड़ा सिंपल है, अपन कॉमन निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो इसके बाद का स्टेप क्या है। सो इन दोनों में देखो P एंड निगेशन P है, जब P होगा और उसका उल्टा होगा निगेशन P, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। और ये दोनों का जो कंबाइन करते हैं P और निगेशन P, तो वो होता है बच्चों, देखो इसको ट्रू पुट करता हूं, नहीं समझ में आ रहा, ट्रू पुट करके देखो, P ट्रू है तो निगेशन P क्या होगा, फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स क्या होगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है। तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को ट्रू एंड इस तरीके से आप लोग को मिलेगा, ठीक है, P एंड निगेशन Q वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ, याद रखना आप लोग, शॉर्ट में लिखा हुआ आप लोग समझ जाओगे। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद का स्टेप क्या होगा। अब देखो ये ट्रू है और ये क्यू है, जब ट्रू और क्यू हो या फॉल्स और क्यू हो, जैसा कुछ भी हो, तो ऐसे चीज में जब भी अपन इस्तेमाल करते हैं इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। तो ट्रू सॉरी आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बच्चों देखो ट्रू एंड क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ट्रू, अब क्यू की वैल्यू सपोज ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू ही होगा, ट्रू क्यू की वैल्यू सपोज फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा। तो ये पूरी की वैल्यू क्यू पे डिपेंड कर रही है, ट्रू पे डिपेंड नहीं करती, यहाँ पर सिर्फ क्यू ही मिलने वाला है। इस चीज को बोलते हैं अपन आइडी इंपॉर्टेंट लॉ, शॉर्ट में लिख दूंगा आप लोग समझ जाना। इसके बाद यहाँ पे चलता हूँ अगला स्टेप, P एंड निगेशन क्यू मिलेगा, इसके लिखेंगे आइडी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है, आइडी इंपॉर्टेंट लॉ। आगे चलते हैं यहाँ पर फाइनल स्टेप, Q और P हो जाएगा यहाँ पर, अब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा, सो Q एंड और P एंड Q और निगेशन Q हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर Q एंड निगेशन Q सेम एज P और निगेशन P, सो इसकी वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग को फॉल्स मिलने वाली है, ठीक है, और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स मिलेगा और उसके बाद आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक फाइनल स्टेप है, आप लोग को देख सकते हो, उससे बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर मैं ट्रू पुट करता हूँ तो ट्रू एंड निगेशन ट्रू क्या होता है, फॉल्स, तो हमेशा आप लोग को फॉल्स ही मिलने वाला, इसका सोल्यूशन आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और फाइनली आप लोग को यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को Q और P मिलेगा। सो Q और P को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Q और P को अपन कैसे लिख सकते हैं, सो Q और P इज आल्सो रिटन एज P और Q, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये आप लोग को इस तरीके से यहाँ पर देखने मिलने वाला है। तो ये था एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है और गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन के ऊपर भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, करेंगे इस क्वेश्चन को, ट्राई करेंगे बच्चों। चलिए आगे इस क्वेश्चन पे चलना है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है, बोलना है एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी कंट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी। इसको भी टेबल बना के आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़ता हूं, इसे ट्राई जरूर करना। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग को राहुल सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और एग्जाम में ना ये मेथड ऑफ इन्वर्जन वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बस यहाँ पर इक्वेशन चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन वही रहता है। तो इसे जरूर ट्राई करना, 4 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये भी आपको राहुल सर ने एक्सप्लेन किया, उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो सेक्शन में जाना, आप लोग को ना मैट्राइसिस और इसके 14 मार्क्स फिक्स क्वेश्चन आपको बता दिए गए।
अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ, प्रूव दैट द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज इन x एंड y ax square plus b 2hxy plus by square equal to 0 represent the pair of line passing through the origin of h square minus ab greater than equal to 0. Hence show that the equation x square plus y square equal to 0 show the does not represent this pair of straight line. अभी देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें करना क्या होता है, आप लोग को ये थ्योरम दिया गया, थ्योरम प्रूव करना होता है, और थ्योरम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट वीडियो में बता दिया गया है मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में, तो वहां पर ही मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसमें मान लो कि अपन ये प्रूफ कर ले, तो आप लोगों को ये प्रूफ वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आप लोगों को थ्योरम वाले वीडियो में देखने मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, हैंस शो दैट द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई भी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, उसका h स्क्वायर माइनस ab क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन आपने को बोल दिया गया। तो अब इसको कंपेयर करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 को, और यहाँ पर देख सकते हो इसे कंपेयर करने के बाद इसे मैं क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा किसके साथ, या फिर कंपेयर करूंगा, सबसे पहले कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ। तो हमें देखो क्या क्या वैल्यू मिलती है, a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू भी मिल जाएगी 1। अब यहाँ पे xy का टर्म है ही नहीं, तो 2h क्या इतना हो जाएगा 0, यानी कि h की वैल्यू भी मुझे 0 मिल जाएगी। ठीक है यहाँ तक। अब पुट करते हैं, h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू निकालते हैं। तो h स्क्वायर माइनस ab कितना होगा, h की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस a यानी कि 1 इंटू 1 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 इंटू 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। अब हमें क्या बोला, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये तो लेस देन 0 मिल रहा है। सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो होगा ना इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। इस तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को भी लिखना है। पर थ्योरम की बात करूंगा, थ्योरम को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को थ्योरम वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। अब पैरेलल पाइप का ऊपर भी थ्योरम पूछ सकते हैं और टेट्राहेड्रॉन का थ्योरम भी आप लोग को पूछा जा सकता है। तो दोनों थ्योरम को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग को ऐसे करके फिगर बनाना होता है, फिगर थोड़ा टेढ़ा बनाना होता है क्योंकि पैरेलल पाइप थोड़ा टेढ़ा ही होता है। इसमें फिर आप लोग इसको थोड़ा ज्वाइन करते हैं, फिर इधर ऐसे ज्वाइन करते हैं, आप लोग ये बना देते हैं। तो ये पार्ट को आप लोग लिख दोगे, सपोज बी लिखते हो, ये पार्ट को आप लोग सी लिखते हो, ये पार्ट को आप लोग ए लिख देते हो। सो वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर ए हो जाता है। फिर आपको पता है आप लोग का वॉल्यूम होता है क्या, तो एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। सो आप लोग को हाइट फाइंड आउट करना, तो बेस तो भाई पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बी क्रॉस सी का, यही तो होगा। ठीक है, एरिया ऑफ बेस हो गया। सो ये हो गया एरिया ऑफ बेस, और हाइट निकालना होगा तो इसका स्केलर प्रोजेक्शन निकालना होगा इसके ऊपर। अब ये देखा जाता है परपेंडिकुलर, दिस इज बी क्रॉस सी, और ए का बी क्रॉस सी के ऊपर स्केलर प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चों, वो होता है ए इंटू बी क्रॉस सी। ठीक है, ए इंटू बी क्रॉस सी अपॉन में इसका डिटरमिनेंट, सो इसका मॉड्यूलस, सो बी क्रॉस सी का मॉड्यूलस, इस तरीके से निकाला जाता है। अब आप लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप लोग को वॉल्यूम मिल जाता है। ये पार्ट कैंसिल, यहाँ मिला ए बार डॉट बी क्रॉस सी। इसे बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी बार, और इसको अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट थ्योरम बनता है जो कि एग्जाम में देखने मिलेगा, और सेम टेट्राहेड्रॉन में भी वही करना होता है। बस यहाँ पर जब अपन वॉल्यूम लिखते हैं ना टेट्राहेड्रॉन में 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस ट्रायंगल मल्टीप्लाई बाय हाइट, इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, हाफ इंटू बी क्रॉस सी, तो 1/3 इंटू 1/2 1/6 होता है। तो उस तरीके से उसका फॉर्मूला आता है, तो वो आप लोग ध्यान में रखना। बाकी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरेलल पाइपेट बोला गया जिसके वर्टाइसेस दिए गए। तो ए अपने को दिया गया है -3 2 और -1। जब भी ए दिया होगा तो सबसे पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लो, क्या हो जाएगा ए बार, यानी कि 3i + 2j - k हो जाएगा। वैसे बी का दिया हुआ कितना, -2 2 और -3 दिया गया। तो सिमिलरली इसको भी निकाल लेंगे, बी बार इक्वल टू -2i + 2j - 3k हो जाएगा। उसी तरीके से सी दिया हुआ अपने को कितना, 3 5 और -2 दिया गया है। तो सी बार निकालोगे 3i + 5j - 2k कर लोगे। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर तीनों, और एक डी भी दिया हुआ ना बच्चों, तो डी बार भी निकाल लोगे। सो डी अपने को जो पॉइंट दिया उसके हिसाब से डी बार भी निकालो। सो डी हमें क्या दिया हुआ है, -2 5 और 4, तो उसके हिसाब से डी बार भी निकाल दोगे क्या, -2i + 5j + 4k, इस तरीके से आ जाएगा। अब इतना करने के बाद आप लोग को पता है किसी भी पैरेलल पाइप जिसमें जो भी होगा, इसमें 3 साइड होते हैं जो कि बाकी साइड से इक्वल होता है। जैसे पैरेललोग्राम में अगर मैं देखूंगा तो नीचे का अगर लेंथ पकड़ता तो वो ऐसे 4 साइड इक्वल होता है। वैसे हाइट की बात करूंगा तो वैसे भी 3 वेक्टर्स एक्जैक्टली सेम होता है। तो तीनों वेक्टर्स में अगर निकालने की कोशिश करूंगा, सबसे पहले आप लोग को ए बी निकालना है। ए बी क्या होता है, बी - ए होता है।
ठीक है। सो b माइनस a कर दो, सो b में से a को सब्ट्रैक्ट करो, -2 -3 करेंगे, सो -5i हो जाएगा। सिमिलरली 2 माइनस 2 प्लस 2 और -2 कर देंगे तो -0j हो जाएगा, +0j भी लिख सकते हो। और -3 -1 कितना हो जाएगा, +1 दैट विल बी इक्वल टू -2k हो जाएगा। तो ये आ गया आप लोग का ए बी बार। सो ए बी बार मिलने के बाद आप लोग चलोगे, ए बी बार मिलने के बाद सिमिलरली आप लोग ए सी बार निकालोगे और ए डी बार निकालोगे। वैसे ए सी बार क्या होगा, सी बार माइनस ए बार। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते 3i में से 3 आ जाएगा तो बचेगा 0i। उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3j। और उसके बाद -2 माइनस +3 तो कितना जाएगा, -1k हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे आप लोग ने AC बार निकाला उसी तरीके से आप लोग AD बार निकालेंगे। अब AD बार कैसे निकालेंगे, A और D बार को सब्ट्रैक्ट करना, तो -2 -3 करेंगे तो -5i होता है, 5 -2 करेंगे तो 3j होता है। ठीक है, और उसके बाद 4 +1 करेंगे तो 5k होता है। इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिल जाती है। तो ये मिल गया आप लोग को। आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया एक बार चेक कर लो, -2 -5 3 5 -2 करेंगे तो 3 और 4 +1 तो 5 मिल जाएगा। सो अब करेंगे क्या, अब आप लोग को निकालना है बच्चों यहाँ पर बहुत इजीली एक चीज निकालनी है जो कि आप लोग को वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप होगा। सो वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का फॉर्मूला होता है, जो भी 3 वेक्टर्स है उनको आप लोग को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर देना, मतलब ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार, इस तरीके से लिखना। इसको लिखने के बाद आप लोग उसको डिटरमिनेंट लिखते हो, आप लोग को पता है ये कैसे सॉल्व होता है, डिटरमिनेंट के फॉर्मूले लिखने विदाउट इसके आईजे के। तो यहाँ पर पहला जो वैल्यू है -5 0 और -2 मिलेगा, सो -5 0 और -2। सेकंड वैल्यू कितनी, 0 3 और यहाँ पे कितना मिलेगा, -1 और -5 3 और 5। एक बार वैल्यू जरूर रीचेक कर लेना क्योंकि यहाँ पर एरर होने के चांसेस सबसे ज्यादा बनते हैं। तो ये -2 -3 -5 2 -2 0 और -3 +1 हो जाएगा 2 -2। ठीक है, 3 -3 करेंगे 0 और 5 -2 करेंगे तो 3 और -2 +1 तो -1 मिलेगा। सो वैसे 2 -5 मिलेगा, 3 5 -2 3 मिलेगा और 4 +1 5 मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपने वैल्यूज लिख दिया, अब इसको सॉल्व ही करना। तो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप बहुत इजीली मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले -5 को उठाओगे और ये वाला डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, 5 3 15 डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। 5 3 15 माइनस +3 1 3, इसको उठाओगे तो 0 ही होने वाला है। इसको उठाओगे -2 इंटू 3 0 0 और माइनस +5 3 15। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 3 45 15 3 45 45 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 75 15 45 45 को 15 +3 18 18 18 5 90 -90 हो जाएगा। यहाँ पर 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 + 15 15 15 टू द -30 हो जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू -120। अब नेगेटिव कभी होता नहीं है तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। सो पॉजिटिव वैल्यू 120 क्यूबिक यूनिट आप लोग का वॉल्यूम है पैरेलल पाइप का। जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और सेम तरीके से आप लोग ना वॉल्यूम ऑफ क्या निकाल सकते हैं, टेट्राहेड्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोग का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के ऊपर का सिंपल क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन जो आने वाला 4 मार्क्स के अंदर जो आप लोग को देखने मिल सकता है वो ये क्वेश्चन है, तो इसे ट्राई जरूर करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप लोग को देखने क्वेश्चन में क्या बोला गया, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी भाई, और मैक्सिमाइज z आप लोग को दिया कि 10x + 25 और क्या बोला, सब्जेक्ट टू बोला हुआ है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 3 के बीच में होनी चाहिए, y की वैल्यू भी कितनी 0 से लेकर 3 के बीच में होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको बोला आल्सो फाइंड द मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z, और एक और कंडीशन दिया कि x + y की वैल्यू क्या है 5 है। तो अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसको 2 पार्ट तोड़ सकता है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर क्या x शुड बी, यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला हुआ है 0, और यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर y बोला गया, इसको तोड़ूंगा तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y क्या हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ पर x + y लेस देन इक्वल टू 15। तो ये आप लोग का रीजन बनने वाला है इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन मेन 1 2 और 3 जिसमें वैल्यूज होती है वो इक्वेशन होता है, 0 वाले को अपन इक्वेशन नहीं कंसिडर करते, लेकिन करना चाहो तो कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो आप अपना यहाँ पर टेबल रेडी कर लेंगे पहले तो, और वैल्यूज को यहाँ पर लिख देंगे, जितने भी चीजें यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है ना क्या क्या वो देखना आप लोग को। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर इन इक्वेशन है, फिर इक्वेशन है, ये लिख दो इन इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, इक्वेशन होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन के बाद आप लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पॉइंट्स, क्या लिखूंगा यहाँ पर पॉइंट्स। सो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पॉइंट्स मिल जाएगा, पॉइंट्स मिलने के बाद इस देर पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर रीजन, और उसके पहले वाला लिखूंगा सिंबल। यहाँ पे लिखता हूँ सिंबल और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रीजन। तो सबसे पहली लाइन जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो देखो, यहाँ पर पहली लाइन जो है वो है, पहला इन इक्वेशन x इज लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा है y इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन ग्रेटर देन है बच्चों, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 सही है। उसके बाद y इज
लेस देन, ये भी लेस देन है, ग्रेटर देन कहाँ से हो गया बच्चों, इसको भी लेस देन ही करना पड़ेगा क्योंकि y लेस देन ही दिया हुआ है क्वेश्चन में देखा जाए तो ये y इज लेस देन इक्वल टू 3 सेम तरीके से होगा, तो y लेस देन इक्वल टू 3। और तीसरा जो होने वाला है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। अब करना कैसे है, देखो इन इक्वेशन की बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 हो जाएगा, इनइक्वालिटी को हटा देना होता है, y इक्वल टू 3 यहाँ पर भी मिलेगा और x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ पे मिल जाएगा। अब पॉइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिलता, ये अपना एक ही पॉइंट से पास होगा जो कि अपना होगा एक एक्सिस के ऊपर से, जो कि x इक्वल्स टू 3 होगा, तो यानी 3,0 से पास होने वाला है। इसकी बात करूंगा तो ये 0,3 से पास होने वाला है, ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पर बात करूंगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसमें 2 पॉइंट्स अपने को निकालने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर निकालता हूँ, ऊपर लिखता हूँ पहला पॉइंट, फिर उसके बाद नीचे पॉइंट दूसरा लिखूंगा, ठीक है। तो फटाफट से लिखता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना भी। हाँ, तो पहला पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ y की वैल्यू 5 हो जाएगा, तो 0,5 हो जाएगा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सो x की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5,0 इस तरीके से आपको पॉइंट मिलेगा। सिंबल की बात करो तो यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करने वाले में, इधर पे रीजन कैसे पता लगाने का। तो सबसे पहले इधर पे इक्वेशन में आ जाओ, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करो, जैसे 0 पुट करो तो 0 के लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है, क्या ट्रू है या फॉल्स है, यस ऑब्वियसली 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 है। तो रीजन जो आएगा वो आप लोग का नॉन ओरिजिन साइड आएगा, क्या आएगा, नॉन ओरिजिन साइड। अब इसमें भी सेम तरीके से आ जाओ, यहाँ पर भी क्या पुट करना है, 0 पुट करना है यहाँ पर, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 आता है क्या, यस ये भी ट्रू है, 0 3 से छोटा ही होता है, तो ये भी ट्रू, ये इसके अंदर भी सेम नॉन ओरिजिन साइड ही लिखना। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 पुट करो, तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी परफेक्ट है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड आ जाएगा। अब इसको समझाते जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये मेरी हो गई y एक्सिस, ये मेरी हो गई x एक्सिस, ठीक है, डन। यहाँ तक x और y एक्सिस बनाने के बाद आप लोग को यहाँ पर वैल्यूज लिख देनी है। अब वैल्यू ज्यादा लंबी नहीं गई, वैल्यूज की वैल्यू अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर वैल्यूज है ना मेरी, इसको थोड़ा सीधा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको रफ ही करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, चलो भाई गायब हो जाए, तो नई लाइन बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जब ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ के ऊपर अपने को वैल्यूज लिखना नहीं चाहिए, तो ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। वैल्यूज क्या लिखना है उसके ऊपर नोटिस करना है आप लोग को। सबसे पहले वैल्यू के ऊपर जाओगे तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी 3 है और बड़ी वैल्यू आप लोग की 5 तक है, तो 5 के ऊपर जाना ही नहीं है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप लोग ने वैल्यू लिख दी, डन। यहाँ पर तो ये वैल्यूज आप लोगों ने डिनोट कर दी। यहाँ पर स्केल लिख लेना है, स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, इस फॉर्म में आप लोग को लिख देना, ठीक है। यहाँ पर इतना लिखने के बाद आपको बस सॉल्व ही तो करना है। सो आप करेंगे क्या, देखो सबसे पहली लाइन कौन सी है, सो x इक्वल टू 3 वाली लाइन वो x एक्सिस से पास होने वाले, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 3 वाली लाइन। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइड में खसका दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, इसे थोड़ा सा मूव करते हैं, यहाँ पर बन गया x इक्वल टू 3 वाली लाइन। अब उसी तरीके से y इक्वल टू 3 वाली लाइन भी है हमारे पास, तो उसे भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये यहाँ से पास होगी, इस तरीके से हो गई पास, तो ये हो गया x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 वाली लाइन। दोनों के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दिया, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3। अब फाइनली तीसरा लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये लाइन जो पास हो रही है ना बच्चों, यहाँ दो अलग अलग पॉइंट से पास हो रही है, तो ये यहाँ से पास होगी और ये यहाँ से पास होगी, ठीक है। अब आप लोग को वो रीजन ढूंढना है, ठीक है। अब ये इतना क्लियर हो गया तो आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व होने वाला। अब इसमें से पास करते लाइन, तो लाइन पास कर देंगे, इस तरीके से पास हो रहा है क्या, यस परफेक्ट, एकदम आराम से पास हो गया, ये देखना आप लोग, हाँ इस तरीके से आप लोग ग्राफ बन जाएगा, बस डन। अब आप लोग को रीजन फाइंड आउट करना है। सो रीजन कैसे मिलेगा, दो सबके लिए नॉन ओरिजिन साइड है, अब सब में कॉमन पार्ट भी आप लोग को ढूंढना है, वो भी आप लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब सबसे पहले आप लोग को देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स। जब ट्रू होता है तो ओरिजिन साइड है, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, जब भी आप लोग कंडीशन ट्रू होता है ना तो आप लोग को ओरिजिन साइड लिखना होता है, और जब फॉल्स होता है तो नॉन ओरिजिन साइड लिखना होता है। इस केस मेरे जो कंडीशन है वो ट्रू है, अगर आप लोग देख पा रहे होगे कि ये जो चीजें हैं ना यहाँ पर जो मैंने लिखी हुई है, इस सारे के सारे कंडीशंस ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर ना अपने को क्या बोला हुआ, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 0 3 से छोटा है ऑब्वियसली, और जब भी 0 3 से छोटा होगा मतलब ये ट्रू होता है, और ट्रू के केस में ओरिजिन साइड होगा। तो तीनों में कॉमन पार्ट ओरिजिन साइड आप लोग को ढूंढना है, तीनों में कॉमन पार्ट। अब कॉमन पार्ट ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आप लोग को समझता हूँ कैसे ढूंढना है। इसके लिए अगर देखूंगा तो ये पार्ट आने वाला है, ऐसे करके मैं रफली पहले बना लेता हूँ। इसके लिए अगर बात करूंगा तो इसके लिए ओरिजिन साइड यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। और इसके लिए बात करूंगा ये वाले y एक्सिस ये वाले लाइन के लिए इस तरीके से आने वाला। अब सब में जो तीनों लाइन में जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है,
ये पार्ट। और आपने को बोला हुआ एक्स इज क्या बोला हुआ, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब पहली एक्सिस ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ये होता है, वाई इज ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट ये होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो मतलब ये जो पार्ट आएगा ना, ये पार्ट ये आप लोग को आएगा फिजिबल रीजन। अब इसको शेड कर देना, आप लोग क्या कर देना है, शेड। तो फटाफट से मैं इसको शेड कर देता हूँ, शेड कर दिया। अब इसका रीजन का नाम लिख दूंगा, तो इसका नाम मैं रखता हूँ बच्चों ए, यहाँ पे ओ, यहाँ पर ए रखता हूँ, यहाँ पर मैं बी रख देता हूँ, यहाँ पर सी, और यहाँ पर रख देता हूँ डी। तो आप लोग का जो फिजिबल रीजन निकल के आता है ना, फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन जो है वो आप लोग का है ओ, ए, बी, सी और डी और ओ, इस तरीके से क्लोज रीजन। तो आप लोग को सारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अब ओ तो 0,0 तो कोई दिक्कत नहीं है, और ए देख सकते हो 0,3 है, डी भी आप लोग देख सकते हो 3,0 है। बच गया आप लोग का बी और सी। तो अगर आपने प्रॉपर्ली ग्राफ बनाया होगा तो आप लोग ग्राफ में ये वैल्यू मिल जाती है। अगर नहीं भी मिल रही है तो आप लोग ने कैसे सॉल्व कर सकते हैं मालूम है, अगर आप लोग को सपोज सी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब सी पॉइंट कहां पे मिल रहा है वो ढूंढना है। तो सी पर अपना ये वाला लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x इक्वल टू 3 के साथ। तो बस इसको इक्वेट कर दो, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, सो y इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट मिलेगा आप लोग को, यहाँ पर मिलेगा आप लोग को 2। समझ में आ गया, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। तो ये पॉइंट मिलेगा 3,2। समझ में। उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 2,3। आप लोग चेक कर लेना। अब आप लोग के पास 5 पॉइंट से सारे पॉइंट्स को एक टेबल में अरेंज कर लो। सबसे पहले सारे वैल्यूज को एक टेबल में अरेंज कर लेना। टेबल में कैसे अरेंज करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझाता हूं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ना टेबल बना लिया आप लोगों ने, यहाँ पर पॉइंट्स लिखना है और यहाँ पर मैक्सिमम जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिखता हूँ, पॉइंट, और यहाँ पर क्या पहला ओ है 0,0, फिर ए है 0,3, फिर बी है 2,3, फिर सी है 3,2 और इसके बाद डी है। डी आप लोग को पता है वो कितना है, 3,0 है। और z की वैल्यू कितनी है, z आप लोग देख लो, मैक्सिमम z कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10x प्लस 25y। यहाँ पे लिख देता हूँ 10x प्लस 25y, प्रॉपरली ऐसे लिख देना है। उसके बाद कॉलम को ऐसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टल रो में कन्वर्ट कर देना सारे चीजों को, और वैल्यूज को यहाँ पर लिख देना फटाफट से। तो पहली वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, जैसे आप लोग 0 और 0 पुट कर दो 0 मिलेगी। उसके बाद 0 और 3, तो 0 पुट करोगे तो 0, 25 into 3 75 होता है। 20 प्लस 75 दैट विल बी इक्वल टू 95। 3 और 2 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा 80, और 3 और 0 अगर मैं पुट करता हूं तो 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिलने वाला, ठीक है। तो ये आप लोग का वैल्यू हो गया। अब हमें क्वेश्चन में देखना मैक्सिमाइज निकालना कि मिनिमाइज निकालना। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया मैक्सिमाइज z निकालना। सो मैक्सिमम लिखना आप लोगों को, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना आ रहा है, इज 95 एट कौन से पॉइंट पर, एट b 2,3, दैट इज एट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल टू 3। समझा कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर ये समझ में आए तो बच्चों ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क ले लो, प्रैक्टिस ले लो, इसे भी ट्राई कर लेना। जैसे मैक्सिमाइज को सॉल्व किया, सिमिलरली आप लोग मिनिमाइज को सॉल्व कर सकते हो। आपको 2 इक्वेशन दिए गए, दोनों को आप लोग रेडी करोगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। इन लोग के आप लोग पॉइंट्स फाइंड आउट करो, यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेंगे वो निकालो, दोनों पॉइंट्स में निकालो। यहाँ पर भी सेम 2 पॉइंट्स निकालो। पॉइंट्स निकालने के बाद आप लोग रीजन निकालो। रीजन आप लोग को सिखाया 0 0 पुट करना है। 0 पुट करोगे लेस देन 0 है, ट्रू मतलब ओरिजिन साइड होगा। यहाँ पर भी 0 ओरिजिन साइड ही होगा। ठीक है, पॉइंट कैसे निकालना, आप लोग x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 15, तो 0,15 मिल जाएगा। और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5,0। तो आप लोग आपके हिसाब से स्केल लेके सॉल्व कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी आप लोग अगर 24 से डिवाइड कर देते हो तो देखो यहाँ पर 24 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा 3 4 3 8 24। तो पॉइंट मिलेगा आप लोग को 8,0 और यहाँ पर मिलेगा 4 से डिवाइड करो 0,6। इस तरीके से आप लोग को पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप लोग पॉइंट फाइंड आउट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 8, तो 8,0 मिलेगा। ठीक है, सॉरी 0,8, कुछ तो भी उल्टा मिलेगा, देख लेना आप लोग, यहाँ पर पॉइंट्स में गड़बड़ हो सकता है, बट आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोग को मिलेगा। x की वैल्यू 0 पुट करके चेक करो, 4 से डिवाइड करो तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चों 4 6 सब परफेक्ट था, 0,6 मिल रहा है। पहला पॉइंट यहाँ पे 0,6 ही लिखा था। अब उसी तरीके से आप y की वैल्यू 0 पुट करो, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा 8,0। इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं।
तो पॉइंट मिलेगा, आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर ओरिजिन साइड है तो ओरिजिन साइड शेड करना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू कंसीडर करनी, क्वेश्चन में बोला गया x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, बस आप लोगों को ग्राफ बनाना है। फिर फिजिबल रीजन फाइंड करना, अब इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ z कहां पे मिलती है वो आपको चेकआउट करना है। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करे हुए इस 20 स्लाइड के 19 स्लाइड के अंदर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कुछ थ्योरम्स, जितने थ्योरम्स मैंने दिए हैं ना अभी आप लोगों को स्लाइड के ऊपर, इसमें तो डेफिनेटली 2 थ्योरम्स तो आप लोगों को देखने जरूर मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने थ्योरम वाला वीडियो देख लेना, उन थ्योरम्स को अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर ही दिए मैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे सिंपली आप मुझे मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, जो कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दी गई है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।